बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ मोहम्मद ज़ियाउल हक नक्शबंदी। प्रोग्राम दीन और दुनिया के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। ख़वातीन हज़रात, आपके इल्म में है हमारा ये जो प्रोग्राम है दीन और दुनिया न्यूज़ वन, टीवी वन और वसेब के ऊपर आपको देखने और सुनने के लिए दस्तयाब होता है। ख़वातीन हज़रात, हमारा जो प्रोग्राम है दीन और दुनिया, इसका टाइटल, इसका नाम आपसे शनासा है या आप इससे शनासा हैं। हम हर तरह के जो सोसाइटी के मौज़ूआत हैं उनको डिस्कस करते रहते हैं। दीन की बात भी होती है, दुनिया की बात भी होती है, क्योंकि दीन भी बेहतर होना चाहिए बंदे का, और दुनिया बेहतर होगी तो मैं समझता हूँ आखिरत भी बेहतर होगी। आज हमने जिस मौजू पे बात करनी है वो मौजू इसलिए मुझे दिल के बहुत करीब है, बहुत अज़ीज़ है, क्योंकि आपके इल्म में है कि अल अमीन फाउंडेशन, अल अमीन एकेडमी पाकिस्तान का पहला प्रोजेक्ट है कि जो नीडी बच्चों को पिछले 10 साल से CSS PMS की फ़्री तैयारी करवाता है, जिसमें तमाम तर सहूलियात फ़्री देने की हम कोशिश करते हैं। और 160 ऐसे ब्यूरोक्रेट जो इस वक्त सीटों पर मौजूद हैं, हमने उनको ख्वाब दिखाया, फिर उस ख्वाब की तकमील भी उनको करके दिखाई, उनकी मदद की, यानी कि फ़िश पकड़ने का तरीका भी बताया और फ़िश पकड़ के फ्राई में फ्राई करके भी उनको दी। तो आज इसलिए हमने मौजू ये रखा है कि एक एसोसिएशन है CSS PMS, 20,000 से ज़ायद तलबा और तालबा जो हैं वो सड़कों पर, वो जगह जगह पे मार खा रहे हैं, अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे उन्होंने बड़ा काम किया है और कई सालों पर इनकी जो मेहनत है वो हमारे सामने आई है। रीज़न ये है सामने आने की कि माशाल्लाह कौमी असम्बली के अंदर इनकी आवाज़ बुलंद हुई। जब बंदा कोई काम करने का अज़म कर लेता है तो अल्लाह उस बंदे की मदद करता है। बहुत सारे सवालात करने हैं, मेरे साथ मौजूद हैं दिलबर हुसैन साहब, आप माशाल्लाह मेंबर हैं CSS PMS एसोसिएशन, और इनके साथ मौजूद हैं अनम अकरम साहिबा और बिलाल साहब। मैं तीनों अपने मेहमानों को खुश आमदीद कहता हूँ। और मैं दिलबर साहब जो है, नाम आपका बड़ा प्यारा है, तो नज़र न लग जाए आपको दिलबर साहब, नाम किसने रखा था आपका ये? बस सर ये आपकी जो है वो मुझे शफ़क़त तो है। लगता है कि आपने चेंज किया बात बड़े हो गए। बस ये सर वो हो चलो जाता है। ये बताइए कि जो आपका प्लेटफार्म है इसके ऊपर आप कब से काम, 20,000 बहुत बड़ी तादाद है, और ये बड़ी जिद्दोजहद है कि पूरे मुल्क के, कश्मीर के, गिलगित बिल्तिस्तान के बच्चे आपके साथ हैं। इस प्लेटफार्म का मकसद क्या है, किस तरह ये काम करने का आपने सोचा? सर सबसे पहले तो हम आपका तहे दिल से मशकूर हैं, न्यूज़ वन का, टीवी वन का और वसेब का, और ख़ास तौर पे आपका पीर ज़ियाउल हक नक्शबंदी साहब का, मेहरबानी। जो अल अमीन फाउंडेशन को रन कर रहे हैं। तो बात सर ऐसे है कि मुल्क पाकिस्तान में सूबाई सतह पर और वफाकी सतह पर मुकाबले के इम्तहानात लिए जाते हैं। उन मुकाबले के इम्तहानात से मुतल्लिक गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स, कुछ कवायद व ज़वाबित बनाए हैं, जो कि हमें लगता है कि मौजूदा वक्त के मुताबिक उनमें कुछ थोड़ी सी तब्दीली की ज़रूरत है वसी तर अवामी मफाद में। सही। उसी सिलसिले में हम लोग काम कर रहे हैं। हमारी CSS PMS एस्पायरेंट एसोसिएशन इस सिलसिले में काम कर रही है कि CSS और PMS के इम्तिहान में जो रूल्स बनाए गए हैं, ख़ास तौर पर नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स के हवाले से या एज के हवाले से, उनमें तरमीम की जाए ताकि वो जदीद वक्त के तकाज़ों के ऊपर जो है वो हम आहंग हो सकें और ज़्यादा से ज़्यादा तलबा को ये मौका मिल सके कि वो सिविल सर्विसेज में अपीयर हो सकें। जी अनम साहब, आप क्या ऐड करेंगे इनकी गुफ्तगू में? सर मैं यही ऐड करना चाहूँगी कि हमें एज के हवाले से जो भी मुश्किलात सामने आ रही हैं, एज को एक सर्टन लिमिटाइज़ कर दिया गया है कि 30 साल एक सूबाई सतह के ऊपर एग्ज़ाम हो या ये वफाकी सतह पर एग्ज़ाम लिया जाए। इसके लिए 30 साल की उम्र की एक हद मुकर्रर की गई है, जिसमें हम एसोसिएशन, हमारी एसोसिएशन और हम सब मेंबर्स और जितने भी हमारे साथ और भी कैंडिडेट्स हैं, हमारा एक ही मुतालबा है कि एज लिमिट को बढ़ाया जाए ताकि हमें और बहुत सारे लोग जो अनप्रिविलेज्ड बैकग्राउंड से हमारे आते हैं। हमसाया जो ममालिक हैं वहाँ क्या ज़ाब्ता है? सर बिल्कुल एक अगर वर्ल्ड लेवल की बजाय अगर हम अपने नाइबरिंग कंट्री में ही देखें, जैसे कि इंडिया है, जहाँ हमारी एक लेगेसी कॉलोनाइज लेगेसी हमारी मैच करती है। आप उसमें देखें कि जब उन्होंने ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम को इनहेरिट किया, हमारा और उनका सेम है,
लेकिन वो इसमें रिफॉर्म्स लेके आ रहे हैं, वो एक मेच्योर और एक्सपीरियंस्ड ब्यूरोक्रेसी को आगे लेकर चल रहे हैं, तो हम क्यों लेकर नहीं चल सकते सर? सही। आप भाई कुछ कहना चाह रहे हैं? जी सर देखें, लास्ट टाइम 2015 में रिफॉर्म्स आए थे सीएसएस में, तो एक लंबा दुरानिया गुजर चुका है जैसा कि रिफॉर्म्स हुए। हर सोसाइटी, हर सिविलाइज सोसाइटी, लास्ट टाइम रिजल्ट में तो बड़ी ज्यादती हुई, सॉरी रिजल्ट से मराएंगे लेट बहुत आया रिजल्ट। जी मैं सीएसएस के हवाले से स्पेसिफिकली अभी बात कर रहा हूँ कि 2015 में एहसन इकबाल साहब रिफॉर्म्स लेके, वो जो हेड कर रहे थे कमेटी को, वो रिफॉर्म्स लेके आए थे। अभी 16 में इम्प्लीमेंट 16 में हुए थे, 15 में ये इजलास scheme पहला design- हुआ था, जी 15 जी बिल्कुल। तो गुजारिश मैं ये कर रहा हूँ कि 10 साल का दुरानिया गुजर गया। आप एक सिविलाइज सोसाइटी में किस तरह से ये कह सकती हैं कि ये स्टैटिक सोसाइटी तो थोड़ी नहीं है। आप बात करें, वक्त के साथ साथ हमें मुताबिकत पैदा करनी होती है। वो कहेंगे System- हमें फारग कर दिया गया था गवर्नमेंट से 10 साल पहले। सर जो पॉलिटिकल 2015 की जो बात आपने की है, मैंने कहा नून लीग वाले तो कहते हैं कि हमें फारग कर दिया गया था गवर्नमेंट सर से। पिछले 3 साल से तो सब वो गवर्नमेंट में है ना सर, जो सर। पॉलिटिकल देखें, तब के मारूजी हालात और अब के मारूजी हालात में बहुत डिफरेंस आ गया। सोशो इकोनॉमिक अगर तो डिस्पैरिटी, भाई तरजीहात नहीं ना गवर्नमेंट की, जी सर, इसीलिए तो सर ये करेंगे तो कोई उनका इश्तिहार नहीं बनना, फोटो नहीं लगने। ये आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं सर। उन्हीं को जो पब्लिक ओपिनियन है, अवामी राय है, उनसे आगाह करने के लिए हमने फिर एक प्रॉपर चैनल यूज़ किया। हमने रेजोल्यूशन पास करवाई सूबाई असम्बली से भी और नेशनल असम्बली से भी। सूबाई असम्बली में जो हमारी रेजोल्यूशन पास, भाई एक असम्बली से या चारों से? नहीं, पंजाब से, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में ये इम्प्लीमेंट हो चुका है और गिलगित बल्तिस्तान में ये इम्प्लीमेंट हो चुका है। बलोचिस्तान असम्बली में ने भी रेजोल्यूशन पास कर ली है और सिंध असम्बली ने भी। माज़रत के साथ, अगर मैं खुद इस फील्ड से हूँ, ज़्यादती तो पंजाब के बच्चों के साथ हो रही है। सर असल में ना पंजाब एक बड़ी, आप समझ लें, जो रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करता है, स्टूडेंट की एक बड़ी खेप जो है वो तैयार करता है, तो सबसे ज़्यादा अपोजिशन भी हमें यहीं से मिल सबसे रही ज़्यादा है। कीमती बच्चे हैं पंजाब के जी। भाईजान। तो जब हमने अब यहाँ के ज़हीन बच्चों की एलोकेशन नहीं होती, वहाँ मैं अब ज़्यादा बात नहीं करना चाहता कि कोई ऐसी बस सर जाहिर है, अब वो जो 18th अमेंडमेंट आई थी या जो NFC अवार्ड बना था, उसमें हर सूबे का अपना एक ड्यू शेयर है। अगर वफाक के हवाले तो से बात बलोचिस्तान की ने जाए- कहा था कि भाई लोगों को, इन सूबों को पैसे मिलते हैं आबादी के अतबार से, जी। तो हम तो मनसूबाबंदी को भी नहीं मानते, हम 2 बच्चे पैदा नहीं करेंगे जी बिल्कुल, वो क्योंकि तो हमारी आबादी ज़्यादा बढ़ेगी, रकबा हमारा ज़्यादा जी। है, तो हमारा पैसे हमें ज़्यादा मिलेंगे। सर डेफिनेटली हर सूबे के अपने कंसर्न्स हैं। इसके अलावा जो है वो अगर बात करेंगे तो फिर वाटर डिस्प्यूट्स भी शामिल हो जाते हैं। सेंटर प्रोविंस रिलेशन तो नो डाउट जो है वो छोटे मोटे मसाइल चलते रहते हैं, लेकिन एट दी एंड जो 18th अमेंडमेंट आई, उसमें जो है वो वफाक को जो एक तरह से टूथलेस टाइगर कर दिया गया, तो ये एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था, ठीक है, मुल्क में। लेकिन अब ये जो हमारा कंसर्न है, जिसके लिए हम बैठे हुए हैं, तो हमने जब देखा कि अब खैबर पख्तूनख्वा ने भी कर दी है रिफॉर्म्स और GB ने भी कर दी है, सिंध वाले भी ले आए हैं, KP सिंध बलोचिस्तान में भी मूव हो रही है, तो क्यों ना इसको सेंटर में भी इम्प्लीमेंट होना चाहिए और पंजाब में भी होना चाहिए। तो फिर पंजाब की तरफ से जो हमारी रेजोल्यूशन मूव की थी, वो भी गवर्नमेंट बेंचेस की जानब से जनाब अमजद अली जावेद साहब जो हैं MP PP 121 टोबा टेक सिंह से, उन्होंने मूव की थी। और नेशनल असम्बली में भी जो रेजोल्यूशन मूव हुई है वो गवर्नमेंट बेंचेस की जानब से ही मूव हुई है। मैडम नौशीन इफ्तिखार साहबा हैं, MNA डिस्कस, ये तो गुड न्यूज़ है जी। तो ये कोई उन्होंने भी ही जो हुक्मरान पार्टी का MP होता है, वो तो अपनी मर्जी से बेचारा हिल भी नहीं सकता। तो उन्होंने ही ये रेजोल्यूशन जो है वो मूव करवाई है और अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब में तो एक दफ़ा उसको अपोज कर दिया गया, लेकिन उसके बाद फिर से हमने अपोजिशन से जो है मैडम, आप क्या समझती हैं कि क्या फ़ायदा होगा, कितने हज़ार बच्चियों और बच्चों का 35 साल एज बढ़ाने से फ़ायदा होगा? सर मैं ख़वातीन के हवाले से ख़ास तौर पर बात करना चाहूँगी कि सर ख़वातीन की अगर ग्रेजुएशन लेवल 23 या 24 में अगर वो अपना कंप्लीट करती हैं, तो उसके बाद सर क्योंकि हमारे ऊपर सोशल नॉर्म्स और जो हमारे सोशल हमें जिन चीज़ों में शेकल्ड कर दिया जाता है वो बहुत ज़्यादा होते हैं। कुछ हमारे ऊपर फैमिली प्रेशर्स होते हैं, शादी का प्रेशर होता है, हमें अपने लिए कोई स्टैंडिंग लेने के लिए अगर हम कुछ फाइनेंशियल अगर मीटअप करने के लिए चीज़ों को, अगर हम जॉब के सेक्टर की तरफ जाते हैं तो वहाँ हमारे 2 से 3 साल लग जाते हैं कुछ चीज़ें, कुछ अपने आप को फाइनेंशियली सस्टेन करने के लिए। जैसे ही सर हमें इस चीज़ का रियलाइज़ होता है कि हमें वफाकी सतह पर या सूबाई सतह पर ब्यूरोक्रेसी के अंदर अपने आप को इनरोल करना चाहिए और इस मौके को अवेल करना चाहिए, तो सर हमारे पास 2 से 3 कंसेक्यूटिव अटेम्प्ट्स बचते हैं। उसमें एक हाई रिस्क होता है सर कि एक तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हर एक एजुकेशन स्टैंडर्ड एक जैसा नहीं होता। हर कोई लम्ब से आ रहा है, कोई
गवर्नमेंट स्कूल की एजुकेशन को लेकर आ रहा है। तो सर यहाँ पर एजुकेशन स्टैंडर्ड्स को मीट करना और इसके एक पॉलिटिकल सोशल और एक ज़्यादा बच्चों की एलोकेशन पीयू के बच्चों की होती है। जी सर, ये भी सर्वे है ना? जी जी सर। जो बाकी मैं जिस किसी इदारे का नाम नहीं लेता, जी सर। सबसे ज़्यादा जो एलोकेशन है वो पंजाब यूनिवर्सिटी के बच्चों की सर होती है। मेरा खुद उसमें भी PULC की ज़्यादा होती है, पंजाब यूनिवर्सिटी का जो लॉ कॉलेज है। तो अब अगर हम लॉ कॉलेज की भी बात करें तो PULC का लॉ कॉलेज बरसगीर की तारीख का सबसे पुराना लॉ कॉलेज है। बिलाल साहब कुछ कहना चाह रहे थे। नहीं सर, कंटिन्यू करें। जी जी। तो सर वो आप जो PU वाली बात कर रहे हैं ना, तो PU में भी एक फैक्टर ये है कि अब देखें पंजाब की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है और पाकिस्तान की सबसे पुरानी जामिया है जो जामिया पंजाब है, ठीक है। तो उसमें भी जिन लोगों का एडमिशन होता है ना, तो वो भी आप समझ लें कि एक तरह से हाईली क्वालिफाइड, और वो एक सोसाइटी की क्रीम होती है, ठीक है। यानी वो क्रीम होती है जिसने नंबर ज़्यादा लिए होते हैं, ठीक है। और दूसरा ये है कि पूरे पाकिस्तान से लोग पंजाब यूनिवर्सिटी का रुख करते बिलाल हैं। साहब कितने हुक्मरान पार्टी या अपोजिशन के लोगों को आप मिले हैं फर्दन? सर क्योंकि मैं जो PMS है स्पेसिफिकली उसे देख रहा हूँ, हमारी एक टीम है जो इस्लामाबाद में होती है, वो सेंट्रल लेवल के मामला देख रही है। इसमें अब तक अगर मैं नंबर्स की बात करूँ तो 12-13 इस तरह के पॉलिटिशियंस हैं जिन्होंने आपका साथ दिया। इंक्लूडेड नहीं, साथ तो सर सारे ही दे रहे हैं जिनसे मैं पर्सनली मिला हूँ, जिन्होंने हमें इंश्योर किया है कि हम आपके साथ हैं। ख़ास तौर पे यहाँ पे वो लोग जिन्होंने आपको उन्होंने वेलकम कहा है। जी जी, ख़ास तौर पे मैं यहाँ पे नाम लेना चाहूँगा स्पीकर साहब का। उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया, हम उनसे मिले, उन्होंने कहा कि आप ये रेजोल्यूशन लेके आए। पता नहीं क्यों फिर किस तरह के हर्डल हैं, गवर्नमेंट इसे क्यों नहीं इम्प्लीमेंट कर पा रही। अनम आप क्या समझती हैं, नुकसान क्या अगर गवर्नमेंट ये कर दे? तो हो तो जाना है इंशाल्लाह, ये मेरा ईमान कहता है। जी इंशाल्लाह सर। सर नुकसान ये है कि आप देखें ना, एक परपेचुएट करेगी जेंडर डिस्पैरिटी, ठीक है सर। और दूसरी तरफ देखा जाए हमारी डेमोक्रेसी एंड गवर्नेंस सिस्टम के अंदर देखा जाए तो एक अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन आएगी इससे। और तीसरा सर अगर देखा जाए वही ख़वातीन के हवाले से अगर बात करूँ तो जैसे कि ख़वातीन अपने आप को इकनॉमिकली सस्टेनेबल करती हैं और एक इकनॉमिक डिपेंडेंस से अपने आप को निकालती हैं और इंडिपेंडेंट करती हैं। और इसी तरह सर ऑल ओवर अगर देखा इतना जाए मुश्किल काम है कि बाज़ एक बच्ची थी हमारी, जिस दिन उसका पेपर होना था सुबह गिर गई थी। वो गिरने से बाद बेहोश हो गई थी। इतना प्रेशर होता है, बच्चे भी प्रेशर लेते हैं। मैंने एक बच्चा था हमारा, तो उसने कहा उसकी पोस्टल में एलोकेशन हुई, उसका नहीं मैंने पुलिस में जाना है, अगले साल मैं पेपर ज्वाइनिंग उसने ना दी। वो बाद में उसकी एलोकेशन भी ना हुई और बाद में नफसियाती मरीज बन गई। इनके प्रेशर वाला काम है और ज़्यादा बच्चियाँ इससे असर लेती हैं। सर नो डाउट मेरी अपनी डिग्री पंजाब यूनिवर्सिटी से मास्टर्स इन इंग्लिश लिटरेचर है, लेकिन CSS के एग्ज़ाम में या PMS का एग्ज़ाम है तो एक सर्टन नर्व पर प्रेशर होता है, लेकिन इसको टैकल किया जा सकता है सर, स्टूडेंट्स करते हैं। तो ये चीज़ मैं कहूँगी कि इसमें आप क्या कहेंगे कि गवर्नमेंट का क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है? सर बात ऐसी है कि मौजूदा जो सियासी बहरान चल रहा है या जो पॉलिटिकल ऑनगोइंग पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चल रही है, उसको देखते हुए जो स्टूडेंट्स उनके सामने डिमांड रख रहे हैं वो कोई ऐसी डिमांड तो नहीं है जिसकी वजह से गवर्नमेंट के ऊपर कोई फाइनेंशियल बर्डन आए, ठीक है। वो जस्ट एक रिलीफ डिमांड कर रहे हैं और ये थाउजेंड्स की तादाद में जो है वो स्टूडेंट्स रिलीफ डिमांड कर रहे हैं। तो अगर गवर्नमेंट इन चीज़ों को थोड़ा सा सिंसियर लेती है और देखती है कि अगर हम एक रिलीफ डिमांड देते हैं तो एक टॉप ट्रेंड में जाए ना, ट्विटर पे सर एक्स पे जाएं। हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो ट्विटर ट्रेंड है वो हम टॉप करते रहे हैं। हमने कोई एक ट्विटर ट्रेंड नहीं किया, हमने CSS फॉर यूथ, CM फॉर यूथ, PM फॉर यूथ, हम राउंड अबाउट सर हम जब भी ट्रेंड करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हम दूसरे तीसरे नंबर पे फॉल कर रहे होते हैं और समटाइम्स हम फर्स्ट पे भी होते हैं, ठीक है। तो हमारे जो ट्वीट्स हैं समटाइम्स 40K प्लस भी चले जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। अगर गवर्नमेंट हमें ये अपॉर्चुनिटी देती है ना तो इसमें गवर्नमेंट का भी लॉट्स ऑफ बेनिफिट्स हैं कि आपको एक मैच्योर ब्यूरोक्रेसी मिलेगी। वो ब्यूरोक्रेसी जिन्होंने वो कहते हैं ना कि वो उन्होंने वो जो है वो मुआशरे की या सोसाइटी की ठोकरें खाई होंगी, जिन्होंने कॉर्पोरेट सेक्टर में सर्व किया होगा, प्राइवेट सेक्टर में जिन लोगों ने सर्व किया होगा, जिन्होंने मुख्तलिफ NGOs में जिनका एक्सपीरियंस होगा, तो अगर ये एज लिमिट को बढ़ाते हैं तो मैच्योर ब्यूरोक्रेसी आएगी। दूसरा अभी आप देखें कि हमारे जो लोग हैं वो मौजूदा इंस्टेबिलिटी से लोग बाहर भाग रहे एज हैं। हो जाएगी तो हर बच्चा तो फिर 21वां 22वां स्केल लेकर रिटायर होगा। नहीं सर ऐसी बात नहीं है, रूल्स बनाए जाते हैं आवाम को फैसिलिटेट करने के लिए और सिस्टम को चलाने के लिए। तो हमारे साथ दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है इंडिया और हमारे साथ अमृतसर जो है वो हमारे साथ लगता है, पंजाब
ठीक है, बांग्लादेश की ठीक एग्जांपल है। अब हम अगर इंडियन पंजाब की भी बात करें तो वहाँ पे भी ये एज लिमिट नहीं है, पूरे इंडिया में ये एज लिमिट नहीं है, लिमिट है ही नहीं या कहाँ तक ये वाली नहीं है जो हमारी है। जो आप अगर यूपीएससी में आप देखें तो उनमें 35 है, 37 है और 6 चांसेस हैं। बांग्लादेश में अगर आप देखें तो 32 चल रही है। इंडियन पंजाब में अगर आप देखें तो उनकी जो प्रोविंशियल लेवल पे इम्तहान कंडक्ट हो रहा है 35 चल रही है। सिर्फ एक हमारा एक सिस्टम ऐसा है कि जो अभी भी जो है ना वो बहुत पीछे चल रहा है। आज ये जो सिविल सर्विसेज लॉर्ड कॉर्नवेल्स ने इंट्रोड्यूस करवाई थी तो उस वक्त उन्होंने मकसद तो उनका यही था ना अंग्रेज़ों का कि हम इनको ये इंश्योर कर रहे हैं कि हम आपको जो है ना वो स्टेट के काम में इन्वॉल्व कर रहे हैं, लेकिन कंडीशंस कुछ इस तरह से रख दी गई कि इंडियन जो है वो क्वालिफाई ही ना कर पाएँ। ठीक है, तो मेरे ख्याल में ये जो 30 साल नहीं, ये भी तो अल्लाह का करम है ना कि ये वाहिद मेरा ख्याल है इम्तिहान रह गया पाकिस्तान में कि आम घर का बच्चा भी अगर मेहनत करे, काबिल हो तो उसकी एलोकेशन हो सकती है। सर वही बात है ना कि जो सिविल सर्विसेज है बेसिकली ये एक लीडरशिप पाइपलाइन है, नॉट ओनली अ यूथ प्रोग्राम। एंड एबिलिटी, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से एबिलिटी डजंट मैटर इन द केस ऑफ, इन द रिवर्स केस ऑफ द सर्कमस्टांसेस। कि अब हम यहाँ पर देखते हैं कि सर्कमस्टांसेस जो है वो इस चीज़ को मीट ऑब्स्टैकल्स बनते हैं, जबकि मेरे ख्याल से एबिलिटी पे सक्सेस डिपेंड करती है। और ब्यूरोक्रेसी को भी इतना मैच्योर इस लेवल के ऊपर होना चाहिए ब्यूरोक्रेटिक सेटअप को कि जिसमें मैच्योर लोग जो हैं वो आएँ और उसमें सिर्फ एक अडॉप्टेबल माइंडसेट ही रिक्वायर्ड है। 35 साल में आती है या 30 साल में? सर देखें बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो डिफरेंट अपनी हर्डल्स एंड ऑब्स्टैकल्स से गुजरते हैं, जो उनको डिफरेंट लाइफ एक्सपीरियंसेस सिखाते हैं। खासतौर पे जो देहात के बच्चे होते हैं वो बेचारे रिटर्न तो पास कर जाते हैं जी सर, मौक में मार खा जाते हैं। क्यों बिलाल साहब इस पे क्या कहेंगे? उसकी रीज़न ये होती है कि उन्होंने उस एनवायरनमेंट से गुजरे नहीं होते। वहाँ 4-5 बाबे बैठे होते हैं, बड़ा सा हाल होता है और वो बेचारे वहाँ जाके कंफ्यूज हो जाते हैं। सर आप बात करें अगर स्ट्रक्चर की, एग्ज़ाम के स्ट्रक्चर की, तो सबसे पहले इसमें जो मेन हर्डल होता है वो इंग्लिश लैंग्वेज का होता है। ख़ास तौर पे ये देहात के बच्चों को जो फेस करना पड़ता है। इस पे तो मैंने खुद कंपेन शुरू की है कि ये कम अज़ कम जो बच्चे अपनी कौमी ज़ुबान उर्दू में एग्ज़ाम देना चाहते हैं उनको तो मौका दिया जाए। जी सर, देखिए सर, अगर आप एग्ज़ाम का डाटा उठाएं तो आपको ये पता चलेगा कि सबसे ज़्यादा फेलियर रेशो इंग्लिश ऐसे में है। तो उसकी बुनियादी ऐसे और प्रेसी जी बुनियादी उसका रीज़न यही है कि बच्चों को बहुत ज़्यादा टाइम दरकार होता है इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए। हमारे एजुकेशन स्टैंडर्ड उस तरह से बच्चे को प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे इंग्लिश के लिए स्पेसिफिकली। तो ये वक्त की ज़रूरत है कि इसमें रिफॉर्म्स की जाए और उसमें लाजमी ये जो एज रिलैक्सेशन है और नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स को इंक्रीज़ किया जाए, क्योंकि इसमें वो लेवल प्लेइंग फील्ड मेरे ख्याल से नहीं मिल पा रही। जो बड़े बैकवर्ड एरिया से बच्चे बिलोंग करते हैं उनको मसाइल होते हैं, ख़ास तौर पे इंग्लिश के, उनको इम्प्रूव करने में ज़्यादा टाइम दरकार होता है। तो इसीलिए सरकारी स्कूल के बच्चे पढ़े जी सर, अब सरकारी ख़वातीन हज़रात अभी बहुत सारे हमने सवालात करने हैं, यहाँ ब्रेक लेते हैं, जाइएगा कहीं मत, मिलते हैं मुख्तसर ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद ख़वातीन हज़रात। आज हम बात कर रहे हैं कि CSS PMS के वो बच्चे जो मुतासरीन हैं और 20,000 लोगों का ये फ़ोरम है और इसमें हज़ारों की तादाद में मज़ीद बच्चे भी ऐड हो रहे हैं। इनका एक जमहूरी हक़ है, कोई सियासी इनका मंशूर नहीं है, कोई जिद्दोजहद नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ अपने हकूक़ की बात कर रहे हैं और कौमी असम्बली के अंदर भी इनकी बात पहुँच चुकी है। और मैंने पहले जैसे बताया कि मैं ज़ाती तौर पे ये चाहता हूँ, मेरी ख्वाहिश है और मुख्तलिफ़ फ़ोरम पे बात भी 3 वज़राए आज़म से तो डायरेक्ट बात की गई कि भाई कम अज़ कम उर्दू जो है इसको ला दिया जाए कि ऐसी बच्चियाँ और बच्चे जो अपनी कौमी ज़बान के अंदर एग्ज़ाम देना चाहते हैं उनको ये मौका फ़राहम कर दिया जाए। तो दिलबर साहब, एक तो ये बताइए कि जब ये फ़ायदा होगा तो
तो कितने हज़ार लोगों को फ़ायदा होगा, कोई इदाद व शुमार? दूसरा ये बताइए कि अगर ये हो जाता है तो यकीन है कि फिर वाक़यात जैसे देहाती बच्चों की बात की जिनकी इंग्लिश वीक होती है, वो रिटन तो पास कर जाते हैं किसी हद तक जाके, लेकिन बाद में फिर आ जाता है फाइनल इंटरव्यू मार्क आ जाते हैं, फेल हो जाते हैं। फिर जो पंजाब के साथ मामला है कि काबिल बच्चे रह जाते हैं, दूसरे सूबों के ऐसे बच्चे भी आ जाते हैं कि मेरा ख्याल है वो मुमकिन है आम जो PPSC का हमारा होता है वो 16 या 14 या 15 स्केल की जॉब, उसमें उनकी एलोकेशन ना हो सके, ये भी तो एक इशू है ना। अच्छा सर, पहले तो आपने क्वेश्चन को डिवाइड किया है 2 हिस्सों में। जी जी। पहले हिस्से में आपने कहा है कि ये कितने लोगों को फ़ायदा होगा, नंबर 1। दूसरों पे आपने कहा है कि वो आपने जो है वो सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ की बात करी है। अगर पहले हिस्से में हम देखें तो फ़ायदा सर 2 जगह पे होगा, एक सेंटर में फ़ायदा होगा और एक प्रोविंशियल लेवल पे फ़ायदा होगा। अब देखें ना, सेंटर में तो नो डाउट कि सेंटर तो हर साल एग्ज़ाम कंडक्ट कर रहा है CSS का, हम उनको ये कह रहे हैं कि आप इसमें काइंडली हमें रिलीफ दे दें एज में और अटैम्प्ट्स में। अगर हम सूबाई सतह के ऊपर आएँ, पंजाब में आएँ, तो अब देखें ना, पंजाब में 5 साल 21 से 25 तक सिर्फ 2 दफ़ा एग्ज़ाम हुआ है। अभी जो एग्ज़ाम जिसके इंटरव्यूज़ हो रहे हैं PMS के, वो 2023 के हो रहे हैं, तो ना 24 में हुआ ना 25 में हुआ। हालांकि कोरोना के दिनों में था कि डिले हो सकता है, बिल्कुल, और कोरोना के दिनों में बर वक्त उसकी जो फरवरी महीना था उन्होंने लिया, लेकिन उन्होंने सर CSS लिया था, PMS नहीं लिया। PMS में उन्होंने जनरल एज रिलैक्सेशन दे दी। तो अब हम सूबाई सतह पर जो हमारी रेजोल्यूशन पास हुई है, हम लॉ मिनिस्टर शोएब भरत साहब के साथ में मिले हैं, हम डायरेक्टर लेजिस्लेचर के साथ भी मिले हैं, ठीक है, हम और भी मतलब हाई ऑफिशियल्स के साथ मिले हैं, तो हम उनको यही कह रहे हैं कि सर 5 सालों में सूबा पंजाब में इम्तिहान हुआ है 2 दफ़ा, ठीक है। तो जो बीच में गैप आया है उसकी वजह से बहुत सारे जो लोग हैं वो ओवरेज हो रहे हैं और वो थाउजेंड्स की तादाद में मैं है। बात समझा हूँ कि गुनाह उनका अपना है, कसूर उनका अपना है, सजा बच्चों को मिल रही है। और सर इसी गुनाह की वजह से जब 2012 में पहले होता था कि ये इम्तिहान लेते थे और लेट होता था तो फिर एज रिलैक्सेशन देते थे, लेकिन जब 2012 की बात हुई ना 11 में, तो इन्होंने क्या किया कि इम्तिहान भी लेट किया और एज रिलैक्सेशन भी नहीं दी, तो लोग चले गए कोर्ट में। तो उस वक्त जो थे जस्टिस थे वो थे जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, तो उन्होंने इसके ऊपर जजमेंट दी थी कि अभी जो हालिया रिजल्ट आया है CSS का वो भी कोर्ट के ऑर्डर पे आया है। जी, और उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि अगर आपने पंजाब में लगातार एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं किया एनुअल बेसिस पे तो आप रिलैक्सेशन दें, तो फिर रिलैक्सेशन मिली, फिर 2018 में भी रिलैक्सेशन मिली, 2021 में भी वज़दार साहब ने रिलैक्सेशन दी। अब चूंकि 2 साल 3 साल का गैप आ रहा है PMS में, तो हम इनसे ये कह रहे हैं कि प्लीज़ आप लोगों से ये चीज़ें मैनेज नहीं हो रही, तो बजाय इसके कि हर दफ़ा लोग आएँ, मतलब लोग धक्के खाएं, लोग कोर्ट जाएं, तो इससे बेहतर है कि आप एक जनरल मैकेनिज़्म ड्रॉ कर दें कि जी हम आपको 5 साल की एज रिलैक्सेशन दे देते हैं, उसमें अगर 1-2 साल पंजाब में एग्ज़ाम नहीं भी होता सूबाई सतह पर तो लोग कंपनसेट हो जाएंगे। तो इससे गवर्नमेंट को भी फ़ायदा है, इससे स्टूडेंट्स को भी फ़ायदा है, और ये जो बार बार केस फाइल होते हैं इससे भी जान छूट जाएगी, ठीक है। और बाकी जो CSS वाले मामला चल रहे हैं वो तो एक बड़ा इम्तहान है, वफाकी सतह के ऊपर है, उसमें हमने यही उनको कहा था कि अपना अगर इंडिया की बात करी जाए तो वहाँ पे भी आपने जो स्टैंडर्ड रखे हुए हैं CSS के लिए वो नहीं है। अगर हम डेवलप्ड कंट्रीज़ की बात करें, कनाडा ऑस्ट्रेलिया की बात करें, वहाँ पे भी ये नहीं है, ना ही रीजनल जो आपके कंट्रीज़ हैं उनमें ये सारे स्टैंडर्ड्स हैं जो आपने रखे हुए हैं, और ना ही इंटरनेशनल लेवल के ऊपर ये स्टैंडर्ड्स हैं। तो आप भी काइंडली इसमें अमेंड करें, रूल्स को चेंज करें और अपना जो मुल्क है इसको नेशनल और इंटरनेशनल और जो रीजनल कंट्रीज के साथ कनेक्ट करें ताकि आप बेहतर वे मोटरवे की स्पीड पूरी दुनिया में एक जैसी है, वैसे कुछ ऐसे लाभ बनने चाहिए जो इंटरनेशनल हालात को हम देख सकें। बिल्कुल। अनाब ये बताइए कि जब ये बच्चे तैयारी करते हैं तो उस वक्त अगर मेहनत करने वाले बच्चे मेहनत करते हैं उनकी एलोकेशन 30 साल तक हो सकती है, वजह क्या बनती है? सर एलोकेशन तक पहुंचना उसमें डिफरेंट फेजेस हैं। सबसे पहले तो अब स्क्रीनिंग का एग्ज़ाम होता है, ठीक है सर, उसके बाद हमारा रिटर्न एग्ज़ाम है, फिर उसके बाद हमारा साइकोलॉजिकल असेसमेंट्स होती हैं, फिर इंटरव्यू है। मुझे आइडिया तो प्राइमरी लेवल का होता है सर, उसको भी अब सर कर रहे हैं, रिफाइंड कर रहे हैं, और अब उसका जो लेवल है वो उसमें जो एक स्टैंडर्ड है उसको सेट कर रहे हैं। स्क्रीनिंग अभी रिसेंट जो हमारा स्क्रीनिंग हुआ था वो दैट वाज नॉट सो इजी एंड ऑन द एवरेज बेस्ड,
एंड सर जहाँ तक रिक्रूटमेंट की बात है तो रिक्रूटमेंट तक मेरे ख्याल से सर पहुँचने में एक आपको डिफरेंट जिन फेजेस में से गुजरना पड़ता है, तो एक कैंडिडेट को नहीं मालूम होता कि लास्ट पर जाकर उसका कोटा सिस्टम भी मैच करता है कि नहीं करता। तो बहुत सारे हमारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि क्वालिफाई तो कर जाते हैं लेकिन सर उनकी एलोकेशन नहीं हो पाती, जिसकी वजह से उनको एक बिलाल साहब कुछ आप ऐड करें, बहुत खामोशी से बैठे हुए हैं आप। जी सर। सर मैं सिर्फ एक बात करना चाहूँगा यहाँ पे, ब्रेन ड्रेन की बहुत डिबेट होती है। गवर्नमेंट को देखें, जिस सोसाइटीज़ में मतलब कि यूथ को फैसिलिटेट किया जाता है ना, तो वहाँ पे उसकी यूथ को भी मतलब कि उसका दिल होता है कि वहाँ पे सर्व करे। तो अगर आप डाटा उठा के देखते हैं तो लास्ट टाइम मतलब कि कोई 4 साल से स्पेसिफिकली बहुत तादाद में बच्चे बाहर जा रहे हैं। अगर हमें यहाँ पे फैसिलिटेट किया जाता है 1-2 साल या 3 साल के लिए, ये प्रिपरेशन का टर्न्योर होता है, तो ये वाला प्रोसेस भी रोका जा सकता है, ब्रेन ड्रेन वाला भी किसी हद तक उस पर काबू पाया जा सकता है। अभी दिलबर भाई ने जिक्र किया कि कौन कौन से फ़ायदे गवर्नमेंट को पहुँचे जा सकते हैं, तो उस पर ये चीज़ मैं ऐड करना चाह रहा हूँ। लेकिन आप देखिए ना, गवर्नमेंट चाहे कि बाहर जाएं जाके डॉलर भेजें, तो फिर आप इसका जवाब देना। अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी हो कि ये लोग बाहर जाएं और बाहर से डॉलर आए। सर अब वर्ल्ड ग्लोबलाइज्ड हो गई है, डॉलर्स हम यहाँ पर भी कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ इन्वायरमेंट नहीं ना देना, हमें इंटरनेट बार बार बंद करना है, हमने आईटी टावर नहीं बनाने। सर वो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव ड्रॉबैक्स हैं। सर नो डाउट कि जो इंटरनेट बार बार बंद होता है या जो इंटरनेट पे जो है वो शार्क उसको आके काट जाती है, ठीक है, या जो हमने मतलब पॉलिटिकल शार्क कौन भेजता पॉलिटिकल सर वो डेफिनेटली शार्क तो कोई नहीं भेजता, शार्क तो बस अल्लाह की जानिब से नाजिल हुई है। और जब से हम आए हैं, मतलब हमारा वजूद कायम हुआ है इस मुल्क का, उस वक़्त से जो है वो शार्क का वजूद तो है, हम उससे इनकार तो नहीं कर सकते, लेकिन वो भी एक रियलिटी है, ठीक है। तो अब हमें इन रियलिटी, उसका नाम क्या जो शार्क चलो शार्क का हम नाम तो इस तरह से नहीं ले सकते। चले हम बिलाल साहब, आप कहाँ से हैं और कैसे ख्याल आया कि मैंने ये स्ट्रगल भी करनी है, सीएसएस भी करना है, पीएमएस भी करना है? सर बेसिकली मैं लाहौर से ही हूँ। एक बिज़नेस फैमिली है हमारी। अगर सच्ची बात पूछते हैं तो मुझे 27 साल की एज में मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि यार कोई सीएसएस भी कोई एग्जिस्ट करता है पाकिस्तान में। तो उसके बाद मैंने एक कंपेन शुरू की हुई है कि प्राइमरी तो नहीं लेकिन मिडल हाई लेवल के बच्चों को ओ लेवल ए लेवल जब बच्चे पहुंचते हैं तो उनको सीएसएस पीएमएस और जो अपना पीपीएससी के इनका सारा इल्म होना चाहिए, और ख़ास तौर पे जो अपना है फ़ौज का उसका पता होना चाहिए कि लेफ्टिनेंट बनता कैसे भर्ती हो सकता है। जी बिल्कुल ऐसे बहुत ज़रूरी चीज़ सर। ये यूनिवर्सिटीज़ में बच्चों को कार्टून का पता है, अदाकारों का पता है, फिल्म का पता है, मोबाइल यूज़ करना आता है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि मैं किस एज के ऊपर जाके अपने आप को अगर अभी से मैच्योर कर लूँ, अपनी इंग्लिश अच्छी कर लूँ। मैं अक्सर बच्चों को कहता हूँ कि बेटा आपने इंग्लिश मूवी देखनी है, इंग्लिश लिटरेचर आपने देखना है, ताकि आपकी जो इंग्लिश है वो वीक ना हो। सर इस तरह की काउंसलिंग मौजूद नहीं है, इस तरह के प्रोग्राम मौजूद नहीं है, मतलब सेमिनार्स में इसके ऊपर डिबेट नहीं होती, तो किस तरह से यूथ को पता चलेगा। मैं ये सोचता हूँ कि मैं लाहौर में रहते हुए भी मुझे 27 साल की उम्र में पता लग रहा है, वो जो बैकवर्ड एरिया से बिलोंग करते हैं उनको कब पता लग रहा होगा। अल अमीन अकेडमी बैरियर तोड़ रही है कि पहले था कि भाई ब्यूरोक्रेट का बच्चा ब्यूरोक्रेट बनेगा, हम गरीब लफ्ज़ नहीं बोलते, आम घरों के बच्चों को बनाया है। और दूसरा जो आप कह रहे थे ना ब्रेन जा रहा है बाहर, उसकी एक वजह ये भी है ना कि जो आपके क्लास फेलो होंगे नलायक बच्चे जो थोड़े नंबरों से, वो बाहर चले जाते हैं, और जब आपने 45 या 50 साल में पहुंचना है तो फिर आपने उनसे पूछना है यार आप जापान कैसे वीज़ा लगता है। अच्छा सर, मैं आपसे इस मामले में डिसएग्री करूँगा कि जो है एकेडमिक मार्क्स जो है ना, ये डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन ज़हीन है और कौन नहीं है। जो ब्यूरोक्रेट आता है ना, ब्यूरोक्रेट जो चाहिए स्टेट को, वो रट्टेबाज नहीं चाहिए। ब्यूरोक्रेट उनको चाहिए कि जिसमें अकल, समझ, शऊर हो, ठीक है, जो चीज़ों को एनालाइज कर सके। तो इस वक्त ये अकल शऊर नहीं, इनको नहीं, जो मुल्क का हाल हुआ पड़ा। नो डाउट वो सारे ही अकल शऊर वाले हैं,
ठीक है, लेकिन जो लोग रगड़ा खाते हैं, जो लोग ऑन ग्राउंड प्राइवेट जॉब्स करते हैं, वो ज़्यादा बेहतर तरीके से चीज़ों को एनालाइज कर सकते हैं, वो स्ट्रेटजी ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं, वो ज़्यादा बेहतर तरीके से डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। अब जो पीपीएससी अभी वन पेपर के हवाले से भी वो रिफॉर्म्स लेके आ रही हैं कि जो एकेडमिक मार्क्स को निकाल रही हैं कि जो आपने पेपर दिया है पीपीएससी में, जो आपने इंटरव्यू दिया, दैट्स इट। और वन पेपर के अलावा जो एआई जो है लोगों का दिमाग बंद कर रहा है, आप कह रहे हैं कि लोग दिमाग यूज़ नहीं कर रहे। नहीं, मैं एआई का एक नुकसान ये भी तो है ना सोसाइटी में। नहीं, वो तो सर एक अलग टॉपिक है ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। तो अभी अगर मौजूदा वक्त में देखा जाए तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो बहुत सी अकेडमियाँ बंद कराने का सबब बनेगी। जो ऐसे अकेडमी जो हैं, मैं नाम नहीं लेता, इधर बड़े बड़े नाम बैठे हुए हैं, बल्कि बड़े बड़े वो तो अपने आप को थम समझते हैं, उस पे बात नहीं, ठीक है। तो अगर उनके हम बात मेरे ऊपर पहले ही बड़ा है कि नहीं ये सर, हमारा कारोबार खराब कर सर रहा है। आप तो इस कौम के ऊपर, इस मुल्क के ऊपर एक रहमत की हैसियत रखते हैं ना कि आप लोगों के लिए आसानियां पैदा कर रहे हैं। लेकिन वो लोग जो आसानियां पैदा नहीं कर रहे, जो एक ऐसे एवेलुएट करने का 25-25 और 3-3 हज़ार लेते हैं, तो एआई तो उनके लिए दर्द सर बन गई है ना। किसी ने अगर ग्रामर सीखना है तो एआई सिखा रही है ग्रामर। एआई आपसे जो है वॉइस के ऊपर चैट कर रही है, आपसे कीपैड के ऊपर चैट कर रही है, आपकी इंग्लिश बेहतर कर रही है। आप पैरा लिखें, स्कैन करें, मेल फीमेल दोनों दस्तयाब है, बिल्कुल। और आप एआई को अगर आप अपना एवेल्युएशन के लिए ऐसे देते हैं तो विद इन अ मिनट, और वो मतलब टीचर जो 1.5 महीना आपको ऐसे एवेल्युएट करके नहीं देता, आप उनके जो है वो अकेडमीज के बाहर धक्के खा रहे होते हैं, ज़रूरत ही नहीं है। वो आपका स्ट्रक्चर बेहतर कर रही है, ग्रामेटिकल आपने कैसे सोचा कि मैंने इस फील्ड में आना है? सर व्हेन आई वाज डूइंग माय ग्रेजुएशन, उस वक्त मुझे इस चीज़ का ख्याल आया, लेकिन मेरा जो ताल्लुक़ है, मेरा जो बैकग्राउंड है, कहीं ना कहीं वो ऐसे बिज़नेस क्लास के साथ मेरी ऑल ओवर द फैमिली बिलोंग करती है कि मुझे कभी इस चीज़ को मतलब एक्सपोज करने का मौका ऐसा सच नहीं मिला। मुझे लगता था कि कोई मुझे सपोर्ट नहीं मिलेगी इस चीज़ से। तो मैंने ग्रेजुअली अपने आप को एक्सेल किया, और जैसे ही इसमें डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं सर। मेरा एक एजुकेशन जो स्टैंडर्ड से उनको कैसे मैंने लेवल करना है, उसमें मैंने अपने आप को फाइनेंशियली कैसे सिक्योर करना है। तो सर इन सब चीज़ों को करते करते, और इसके अलावा कुछ आपके फैमिली इश्यूज़ होते हैं, इन सब को हैंडल करते करते जिस वक्त आप एक पूरी तैयारी के साथ आप स्टार्ट करते हैं, तो सर उस वक्त मेरे पास कंसेक्यूटिव 3 अटैम्प्ट्स थे, और उसमें भी सर एक ट्रायल ये था कि मुझे एक हेल्थ का एक मेजर इशू फेस करना पड़ा। तो मैं सर वही बात आपसे कर रही हूँ कि हमें जब हम जैसे अभी बिलाल भाई ने भी बात की कि हमें शुरू से, उन्होंने भी 27 में ऐसे स्टार्ट किया, तो हमें एक वो सेटअप, एक काउंसलिंग का, जैसे अभी आपने भी जिक्र किया कि वो मिलता नहीं है कि हम किसी के साथ शेयर करें, हमें एक प्रॉपर ट्रैक मिले, प्रॉपर गाइडलाइन मिले। तो सर जब हम स्टार्ट करते हैं तो हमें गाइडलाइन को मीट करने के लिए इतना टाइम हमारा निकल जाता है। अभी आपसे मज़ीद बातें करनी, ख़वातीन उज़ात जाइएगा कहीं मत, मिलते हैं मुख्तसर ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद ख़वातीन हज़रात। अब हम प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में शामिल हो चुके हैं। आज हम बात कर रहे हैं मुतासरीन जो हैं CSS PMS। ये बेचारे वो लोग हैं कि जो 16-16 घंटे पढ़ते हैं। मैं इनको हंसा इसलिए रहा हूँ कि ये थोड़े से इनके अंदर एनर्जी आए, क्योंकि ये बड़ा मुश्किल काम है। और एक हमारा जो दरस निज़ामी का सेटअप है, जब बच्चा दौरा हदीस में पहुँचता है ना, तो जब उससे शहर से उसे निकलना पड़ता है, यानी कि उसकी दौरा हदीस की क्लास मुकम्मल होने के बाद उसकी रहायश, उसका खाना बंद होता है, तो वो दौरा हदीस के साथ साथ उसको दौरे भी पड़ते हैं। अब करना क्या है? तो बात ये कि CSS के PMS के जो बच्चे, उनका भी ये प्रॉब्लम है कि जब वो खुदा न खास्ता नहीं कर पाते तो नफ्सियाती मसाइल पैदा होते हैं, फिर शादी के मामलात होते हैं, फिर एक हमारे फैशन भी है माज़रत के साथ कि मेरा जो बच्चा है, मेरी बच्ची है, मेरी बहू है जनाब, वो CSS कर रहा है। तो मैं थोड़ा सा ऑफ द रिकॉर्ड जो इस फील्ड में आ रहे हैं उनसे ये भी कहूँगा कि जितना अपने आप को छुपा के अंडरग्राउंड रख के आप इस एग्ज़ाम की तरफ जाएँ उतना ज़्यादा बेहतर है। साथ मेरी ये भी राय है कि जब आप इस फील्ड में आ रहे हैं तो इस फील्ड में आने की तरफ
आने से पहले आप कोई छोटी जॉब जो है सरकारी या प्राइवेट वो ज़रूर साथ करें, इसको हरफ आखिर ना समझें। स्ट्रगल करना मेरा और आपका हक है, लेकिन मेहनत करनी चाहिए। और जी दिलबर साहब क्या मज़ीद कहेंगे? ये बड़ा अहम है कि अब इंडिया से मुकाबला है, बॉल भी थोड़े होते हैं और उन्हीं बॉल के अंदर वर्ल्ड कप जीत के लाना होता है आप लोगों ने, तो इस पर क्या कहेंगे आप? सर इसी चीज़ को एड्रेस करने के लिए तो हमने अपने हुकूमती ऐवानों में करारदादें दी हैं कि हमारे पास जो हैं वो बॉल्स भी कम हैं और हमारे जो हालात हैं ना वो भी उनसे बदतर हैं। तो बराए मेहरबानी हम अपनी जितने भी आला ऐवान हैं, हुकूमती नुमाइंदगान हैं, हम उनसे कहते हैं कि इस जो सबसे बड़ी सिविल सर्विसेज का इम्तिहान है, इसमें जो है वो जो रेजोल्यूशन पास हुई हैं वो रेजोल्यूशन डेफिनेटली पाकिस्तान के पार्लियामेंट ने पास की हैं और पार्लियामेंट इज़ सुप्रीम, तो काइंडली उसको एज़ सून एज़ पॉसिबल इम्प्लीमेंट किया जाए। ठीक है, अगर पार्लियामेंट ने पास की हैं तो डेफिनेटली वो आवाम के वसीतर मफाद में ही चीज़ पास हुई है ना, तो उसको इम्प्लीमेंट किया जाए ताकि हमारा जो मुवाजना है हम इंडिया के साथ भी सफ़ में खड़े हो जाएं और हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के साथ भी जो है ना उनको भी हम उस क्राइटेरिया को मीट कर सकें और स्टूडेंट्स को नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स में ठीक है वो रिलीफ मिले और एज में रिलीफ मिले, ताकि जो लोग किसी ना किसी वजह से बहुत कम्पिटेंट लोग होते हैं सिर्फ इस वजह से रह जाते हैं कि उनको पता नहीं चलता या उनकी एज एक्सपायर हो चुकी होती है, तो उनको भी एटलीस्ट मौका मिले। ख़वातीन, बहुत सारी ख़वातीन जो हैं वो जिस तरह अफलातून प्लेटो ने कहा था ना, प्लेटो कहता है कि जो काम लड़का कर सकता है वो लड़की भी कर सकती है, जिसकी जो ज़हनी नौयत का काम होता है। ठीक है, तो बहुत सारी ख़वातीन हैं जिनकी टाइम से शादी हो जाती है, वो बड़ी कम्पिटेंट होती हैं, तो अगर ये एज लिमिट को बढ़ा देंगे तो वो ख़वातीन जिनकी शादियां होगी उनके पास भी एक अपॉर्चुनिटी होगी, वो अपनी तैयारी को साथ साथ कंटिन्यू रखेंगी और एट दी एंड जब वो समझेंगी कि अब तैयारी हो गई है तो वैसे ये लम्हा फिक्री है कि अगर जो लड़का है वो शादी के बाद सब कुछ कर सकता है। जी बिल्कुल, और बेचारी जो हमारी बच्चियां हैं उनके लिए बड़े बिल्कुल वही है ना, तो ये एक तरह की लेवल प्लेइंग फील्ड होगी, ख़ास तौर पर सोशो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ एड्रेस होंगी, जेंडर बेस्ड जो इशू हैं वो हल होंगे, आपको जो है वो मैच्योर लीडरशिप मिलेगी, मैच्योर ब्यूरोक्रेसी मिलेगी, आपका ब्रेन ड्रेन रुक जाएगा, जो अनएम्प्लॉयमेंट के हवाले से गवर्नमेंट के ऊपर एक प्रेशर है वो रुक जाएगा। ठीक है, अब इस दफ़ा बजट में तो गवर्नमेंट ने बाकायदा तौर पर ब्रेन ड्रेन को रोकने के लिए एक ख़ास अमाउंट मुख्तस की है कि किसी तरह से स्टूडेंट्स को इंगेज किया जाए। यूथ के बड़े सारे मौजूदा गवर्नमेंट जो है वो प्रोग्राम चला रही है कि किसी तरह यूथ को इंगेज किया जाए, वो छोटे लेवल के ऊपर कर्जे दे रही है। ठीक है, किसी तरह यूथ को रोका जाए और यूथ के ऊपर एक एतमाद की फ़ज़ा कायम की जाए। तो अगर CSS PMS में भी वो ये रिफॉर्म्स लेके आते हैं तो डेफिनेटली मतलब पाकिस्तान फ़ायदा पाकिस्तान का फ़ायदा है, मौजूदा गवर्नमेंट का फ़ायदा है और ख़ास तौर पर मौजूदा पोलिटिकल गवर्नमेंट का फ़ायदा है। ठीक है, कायद और इकबाल के पाकिस्तान का फ़ायदा, बिल्कुल पाकिस्तान का फ़ायदा है। ठीक है, आम आवाम का फ़ायदा है। ठीक है जी बिलाल साहब आप क्या ऐड करेंगे? जी सर मैं स्पेसिफिकली बात करना चाहता हूँ PMS के लिए। सर 2005 से 6 में एग्ज़ाम हुआ, फिर उसके बाद 9 में एग्ज़ाम हुआ, फिर 12 में एग्ज़ाम हुआ और जैसे कि दिलबर भाई ने बताया कि बहुत सारी रीट्स हुई। मंसूर अली शाह साहब ने इसके ऊपर मतलब कि रूलिंग दी कि बच्चों को अगर आप एनुअल बेसिस पे नहीं ले सकते तो बच्चों को एज रिलैक्सेशन दी जाए। उसके बाद एग्ज़ाम 2015 में हुआ लेकिन एज रिलैक्सेशन के साथ। 2019 में हाई कोर्ट की रूलिंग आती है कि आप जो मर्ज़ी, उन्होंने PPSC वालों ने कहा कि हमारे पास इतनी कैपेसिटी नहीं है, इतनी ज़्यादा सीट्स नहीं होती, हम एनुअल बेसिस पे नहीं ले सकते। उन्होंने कहा आपके पास चाहे एक सीट हो, आपने उस पर एग्ज़ाम कंडक्ट करना है। 2019 के बाद अगर अब तक देखें तो 6 से 7 साल का दुरानिया गुजर, उसके भी फिर 3 से 4 एग्ज़ाम हुए, उसमें भी शॉर्टेज चल रही है। हाई कोर्ट की रूलिंग के बावजूद भी अभी तक अगर आप ऐड को देखते हैं तो 2023 का एग्ज़ाम 2025 में कंडक्ट हो रहा है। अभी जो एडवर्टाइजमेंट अगर 2025 में आती है तो वो एडवर्टाइजमेंट के ऊपर मेंशन होगा कि 2024 का एग्ज़ाम ले रहे हैं। मीन्स टू से सर, जो अभी PMS पंजाब की अगर हम बात करें तो जो 2024 और 2025 में एग्ज़ाम नहीं हो रहा, तो जो इस दौरान इन 2 सालों में वो लोग जो जिनकी एज लिमिट ख़त्म हो चुकी होगी, जिनकी एज ख़त्म हो चुकी होगी, तो हज़ारों की तादाद में है। ठीक है, और सिर्फ ये नहीं है, इससे पहले अभी तो 1994 1995 वाले इफेक्ट हो रहे हैं, इससे पहले 1993 92 वाले इफेक्ट हुए हैं जिनकी डेट ऑफ बर्थ थी। तो ये सूबाई सतह पर भी बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना है। ये कि भाईजान जो ब्यूरोक्रेसी
आपसे पहले वहाँ मौजूद है, प्रॉब्लम तो वही आपके लिए खड़ा सर वो सिर्फ एक पॉइंट पे बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जी हमें जो है यंग ब्रेन्स चाहिए ताकि हम उनको आसानी से मोल्ड कर सकें, हम उनको मतलब ट्रेन आसानी से कर सकें, ठीक है। लेकिन उसकी बिहाइंड पे अगर आप देखें कि एक अच्छे ब्यूरोक्रेट्स में क्या क्या खूबियां हैं, ठीक है, जो एक अच्छे ब्यूरोक्रेट में होनी चाहिए, तो वो उसमें वो एक पॉइंट को देखते हैं कि हमें जी यंग ब्रेन चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ जो दूसरे पॉइंट्स हैं कि हमें एक यंग के साथ एक मेच्योर ब्यूरोक्रेट भी चाहिए, हमें एक डिसीजन मेकर भी चाहिए, हमें एक वो बंदा चाहिए कि जो इमरजेंसी की सूरत में मामलात को टैकल करे। और डेफिनेटली जो लोग हैं, मतलब वो लोग जिन्होंने प्राइवेट सेक्टर में जॉब की है, एनजीओज़ में, कारपोरेट में या एनीवन किसी जॉब में भी रहे हैं, अगर वो आते हैं तो मेरे ख्याल में वो मामलात को ज़्यादा बेहतर तरीके से लेके चल सकते हैं। आप क्या ऐड करेंगे आखिर में? सर इसमें यही ऐड करना चाहूँगी कि देखिए सर, दिलवर भाई की बात में ऐड करूँगी कि ऐसे लोग सर क्राइसिस मैनेजमेंट को हैंडल करना, टैकल करना जानते हैं, उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ ज़्यादा होती हैं क्योंकि उन्होंने इंडिविजुअल लेवल के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया हुआ होता है। तो मेरे ख्याल से अगर वो ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप के अंदर आते हैं तो वो ज़्यादा सर अच्छे तरीके के साथ और एक प्रॉपर वे में उस चीज़ को एक्सेल कर सकते हैं। तो ये सर हमें मौका देना चाहिए। हम कोई एक फाइनेंशियल नहीं एज मांग रहे गवर्नमेंट से, हम जस्ट एक रिलीफ मांग रहे हैं जो कि एक एज रिलीफ है, जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स का रिलीफ है। एटलीस्ट हमें अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिले। बिलाल साहब आप हल्फन ये बताएं, तीनों से मैंने हल्फ लेना है कि आप इस फील्ड में आना क्यों चाहते हैं और वजह क्या है? अगर मेरे जितने भी हल्का अहबाब की मैं बात करूं, जो मेरे फेलोज़ हैं जो तैयारी में हैं, उनका यही मोटिव है कि वो पाकिस्तान को सर्व करना चाहते हैं। पैसे कमाने के बेशुमार मौके उनके पास मौजूद हैं, ज़हीन बच्चे हैं सारे। जी जी, उसके बावजूद भी वो 3-3, 4-4 साल की अगर खुदा न खासा ये ज़हीन बच्चे नेगेटिव यूज़ हो गए ना, जी जी, तो इसमें मुल्क का बड़ा नुकसान होगा। बिल्कुल ऐसे ही है सर। यानी कि पॉजिटिव जो जहन है, इनको जो जहीन फ़तीन बच्चियाँ और बच्चे हैं, उनसे काम लेना चाहिए स्टेट को। सर मैं वो बात मुकम्मल कर जी सर। तो अब ये बताइए क्या करना चाहते हैं आप इस सिस्टम में आके? सर मैं तो ज़ाहिर सी बात है, जिस तरह मैंने पहले बयान किया कि सर्विस के लिए ही आ रहे हैं, जहाँ पे देखिए अगर मेरी सर्विस से एक भी इंसान का फ़ायदा हो जाए, मैं समझूंगा कि क्या गारंटी है कि आपकी एलोकेशन हो जाती है? इंशाल्लाह होगी तो बाद में आप कहेंगे, ये नहीं कहेंगे कि साहब मीटिंग में हैं, तो एक माई और बाबा सर इसीलिए तो 30-40 किलोमीटर आता है गाँव से आते हैं एसी के पास, आगे वो मीटिंग सर ये वाली चीज़ें देखते हुए ही हम इसका हिस्सा बनने की ख्वाहिश हमने जाहिर की कि हम इस सिस्टम को उस तरह लेके नहीं चलेंगे। कोशिश तो यही है। जी आप अनम क्या करना चाहते सिस्टम में आके? सर मैं यही कहूँगी कि हमें अगर फाइनेंशियल चाहिए होता एज, तो वो हमें कॉर्पोरेट सेक्टर में मिल रहा है, हम उसे डबल भी अर्न कर सकते हैं। सर्विस के अंदर आने का और बीइंग अ सिविल सर्वेंट हम जो एक ड्रीम देखते हैं, तो सर उसका बिहाइंड जो हमारा एक मेन मोटिव होता है सर, वो सर्विस ही होता है। सही। अब लेटर ऑन जब हमारी एलोकेशन होती है या हम ऑन ग्राउंड आते हैं, तो उसमें हमें क्या हिंड्रेंसेस आते हैं, वो सर बाद की बात है, क्या हम उसके ऊपर भी कितना कम्पीट करते हैं उस चीज़ को। सही। तो बिहाइंड मोटिव सर यही होता है कि हमने सर्व करना है। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी ख़वातीन हज़रात। आज का जो हमारा मौजू था, मकसद ये है कि किसी भी बच्ची या बच्चे का नुकसान ना हो। सारे पाकिस्तान के सरमाया हैं, औलाद हैं, किसी की बेटी है, किसी की बहन है, तो जब ये बच्चे खुदा न खास्ता हट जाएंगे अपने सिस्टम से, अपनी सोच अप्रोच से पीछे हटेंगे, तो इससे मुल्क का नुकसान होगा। मेरी ये ख्वाहिश है कि हमारी आवाज़ को सुना जाए और जो बच्चे मुतालबा कर रहे हैं 35 साल एज करने का, और साथ साथ मेरी ये भी दरख्वास्त है कि इस इम्तिहान को उर्दू में भी लेके आएँ। कोई भी जो मुल्क है अपनी ज़ुबान को नहीं छोड़ता। हमारी कौमी ज़ुबान उर्दू है, तो जिसने जो डिलीवर करना है वो उर्दू में कर सकता है। हमारे एक दोस्त हैं, लतीफ़े के तौर पे कहना चाहता हूँ, वो कहते हैं कि ब्यूरोक्रेट हज़रात के अंदर से अगर इंग्लिश निकाल दी जाए तो रेडियो वाला और ये दोनों बराबर होते हैं। बात इंग्लिश सब कुछ नहीं है, अखलाकियात बहुत अहम है। ये फ़ैशन बन गया है, और फ़ैशन हमें अपनी जो सकाफ़त है, जो अपनी रवायात हैं, उसके ऊपर हमें फ़ख्र होना चाहिए। चीन की अगर हम बात करते हैं तो वो टीवी को टीवी नहीं कहते, मोबाइल को मोबाइल नहीं कहते। आए दिन अपने डिक्शनरी, अपनी लैंग्वेज के अंदर नए नए अल्फाज ऐड करते रहते हैं। आज का वजीफ़ा है या करीम हो, आज का वजीफ़ा है या करीम हो। अगर आप चाहते हैं कि आसूदगी चाहते हैं, इल्म नाफ़े आप चाहते हैं, और CSS PMS के बच्चों के लिए मेरी दरख्वास्त है
कि वो बच्चियाँ और बच्चे उस फील्ड के अंदर मौजूद हैं, वो रजू कर सकते हैं। अपने नाम के एतबार से वजीफ़ा लें, उनको जब उनके नाम के हिसाब से उनको वजीफ़ा दिया जाएगा तो ये अल्फाज की तसीर होती है। जब कोई बंदा भी किसी को सर क्या है कि अगर 10 दफ़ा सॉरी कहता है तो सर मुश्किल से मुश्किल भी अगर मिस्टेक हो चुकी हो तो सर जो होता है माफ़ कर देता है। ऐसे अल्लाह को जब बंदा पुकारता है और ख़ास तौर पे जो उसको तस्बीह दी जाती है उसके नाम के एतबार से, उसके काम के एतबार से, उस तस्बीह का उसकी शख्सियत के ऊपर असर होता है। कल दोबारा मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।